Hello friends, I am Prithviraj Singh and I warmly welcome you to my channel Site Tutorial. Today we will discuss about a very important topic for OPI for VVM NLE जो कि है कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलर रिसर्च वेसल्स जो सब टॉपिक में आता है इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम के। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग इसमें कुछ फेजेस डिवाइड करेंगे और उन फेजेस के अकॉर्डिंग हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए गाइस, अब हम बिना वेस्ट किए हुए टाइम को इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फर्दर स्टडीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी वीडियो रिकमेंड करना हो जो आपको लगे कि आपके फ्रेंड्स को एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट लग सकता है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक वीडियो ऑन दैट रिकमेंडेशन। तो चलिए गाइस, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब 1981 में हमें चलना हो, 1981 में इंडिया ने अपना पहला कदम उठाया था एंटार्कटिक एक्सपेडिशंस के लिए। तो मतलब पहला एक्सपेडिशन था, कब था? 1981। तो पहली बात, हमें फॉरेन से, रशिया से या फिर कहीं से हमें रिसर्च वेसल लेना पड़ता था, फिर उसकी चार्टरिंग करनी पड़ती थी। स्पेलिंग CHARTERING यहाँ पर है। तो चार्टरिंग मतलब टेस्टिंग होता है, मतलब अलग अलग परीक्षाओं से उसे परीक्षण करके कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, तब हम ले जाते थे। लेकिन इन सभी के कॉस्ट्स बहुत हो जाते थे, बहुत करोड़ में बजट चला जाता था। तो हम वहाँ जाके रिसर्च क्या करते, और वो मेनली ओशियनोग्राफिक रिसर्च के लिए इक्विपमेंट भी उतने उसमें अवेलेबल नहीं होते थे। तो ये बहुत ही लॉस का हमारा कारोबार रहता था। तब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मैंने शॉर्ट में लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इस काम को करने का फैसला किया कि जो भी हमारे पास रिसर्च वेसल्स हैं हम उसे इक्विप्ड करेंगे और हम एक अपना भारत का नया रिसर्च वेसल बनाएंगे, जो कि सबसे पहला पहलू था इंडियन एंटार्कटिक प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने 3 बातों को मद्देनजर रखा। वो क्या क्या? पहली बात थी ये, नंबर 1, द ग्रोइंग नीड ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी टू इनिशिएट स्टडीज इन द ओशियन साइंसेज। ओशियन साइंसेज में जो स्टडीज, जो भी रिसर्च वर्क होते हैं उसको शुरू करने का जो रिक्वायरमेंट था हमारा, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता ही जा रहा था। तो जिसके कारण हमें दबाव पड़ा मिनिस्ट्री के ऊपर कि हमें करना है, हमें अपना रिसर्च वेसल बनाना ही पड़ेगा यहाँ पर। और दूसरी बात, द अनसर्टेनिटी इन द चार्टर हायर ऑफ पोलर वेसल्स। कैसे? जैसे आपको कोई भी सामान की ज़रूरत अभी तुरंत इंस्टेंट लगी, तो आप किसी दुकान में गए, हो सकता है कि उस दुकान में वो सामान आपको ना मिले, तो आप निराश होकर वापस आ जाएंगे। लेकिन ये उतनी छोटी मोटी बात नहीं है, ये अंटार्कटिक एक्सपेडिशन की बात हो रही है। तो उस वक्त में चार्टर हायर, जैसे टेस्टिंग के लिए हायर करना रिसर्च वेसल को, ये सब बहुत ही मुश्किल काम हो जाता। और ये जो एवर इंक्रीजिंग चार्टरिंग कॉस्ट, टेस्ट करने के कॉस्ट भी बहुत होते थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो अब तीसरा नंबर बात जो है वो द एक्सपेंशन ऑफ आवर साइंटिफिक एक्टिविटीज इनटू द आर्कटिक एंड साउदर्न ओशियंस। एक्चुअली मैंने जो ये स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया है वो पोलर एक्सपीडिशंस और पोलर पोलर प्रोग्राम्स से है। तो आर्कटिक का भी इसमें चर्चा है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बाइंड टू द सिलेबस ऑफ VVM। आई हैव ओनली टॉक्ड अबाउट एंड आई एम ओनली गोइंग टू टॉकिंग अबाउट साउदर्न ओशियंस एंड एंटार्कटिक, नॉट आर्कटिक। पर यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो साइंटिफिक एक्टिविटी, जैसे कुछ भी रिसर्चेज, किसी भी एरिया ऑफ स्टडी में हमारा एडवांसमेंट, ये सब जो था साउदर्न ओशियन और अंटार्कटिक की तरफ हमारा बढ़ते ही जा रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अपना एक रिसर्च वेसल बनाना होगा। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए मिनिस्ट्री ने NCPOR को ये काम सौंपा। ये काम कौन सा? मतलब ये सब कंस्ट्रक्ट करने का, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान का, ये सब जो काम था वो NCPOR को सौंपा गया। मैं इसे वाइप कर देता हूं। और NCPOR का फुल फॉर्म मैं आपको अभी बताने वाला हूं। उसका हेडक्वार्टर गोवा में है, जस्ट लाइक NIO। तो NCPOR विच इज नेशनल
सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ओके। और ये कहाँ है? गोवा में है। तो इसको सारा काम सौंप दिया गया। अब हम इस तरह से स्टोरी की तरह पढ़ेंगे अगर इस बात को, तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और हम जल्दी से इसे याद भी कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर होता ये है कि सबसे पहले मिनिस्ट्री ने कहा कि आप फिजिबिलिटी, एक वर्ड आप देखे होंगे पर आपको उसका मतलब मैं आपको आज बता देता हूँ। फिजिबिलिटी, FEASIBILITY, फिजिबिलिटी। इसका मतलब होता है कि कोई भी काम कितना मुश्किल है या फिर कितना इजी है। देखिए यहाँ पर इजी, तो हाउ इजी और हार्ड अ वर्क इज, इजी और हार्ड अ वर्क इज, इसका मतलब होता है फिजिबिलिटी। तो ये काम पहले करना था कि कितना हार्ड है कंस्ट्रक्शन करने में, हमारी क्या क्या कठिनाइयाँ आने वाली हैं या फिर क्या क्या हमारे पास मौजूद है सामान। तो उसके बाद पता चला कि एक ऐसा रिसर्च वेसल हमें बनाना है जो हमारी साइंटिफिक नीड और लॉजिस्टिक्स नीड, मतलब जो भी सप्लाई के सामान भी होते हैं वो भी कैरी कर पाए। तो ये दोनों नीड्स हमें फुलफिल करनी थी, साइंटिफिक एंड लॉजिस्टिक्स, ओके। ये दोनों नीड्स हमें पूरी करनी थी। तो पोलर और साउदर्न ओशियन प्रोग्राम्स में अब यहाँ पर एक नया टर्म आने वाला है, नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी मतलब जो भी किसी भी काम को एग्जीक्यूट करता है वो नोड होता है। जैसे प्लांट्स में स्टेम्स के पास जो नोड्स होते हैं वो लीव्स को एग्जीक्यूट करता है, बनाता है, वहीं से लीव मतलब वहीं से लीव को जन्म मिलता है। तो यहां पर भी नोडल एजेंसी जो भी एग्जीक्यूट करता है, ओके, उसे हम नोडल एजेंसी कहते हैं। कोई भी काम हो सकता है। उसके बाद as the nodal agency was responsible for the implementation of the country's polar and southern ocean programs। तो जैसा मैंने आपको बताया, नोडल एजेंसीज को काम सौंपा गया था अभी मतलब फॉर टेम्पोररी। उसके बाद एट लास्ट NCPOR को सौंपा जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर यही हुआ कि NCPOR को टास्क दिया गया, नोडल एजेंसी ने उन्हें टास्क दिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग, फॉर प्लानिंग एंड फॉर कोऑर्डिनेशन पर्पसेस के लिए। जो भी हम किसी भी काम को करते हैं तो उसमें जो भी हमें करना पड़ेगा यहाँ पर वो NCPOR करेगी ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द अप्रूवल्स, ओके। और एक मेन बात यहाँ पर यह है कि इस काम को इम्प्लीमेंट करना है 2008 से 2009 तक। यहाँ पर हम अपने काम को शुरू कर देंगे 2008 to 2009 में हम अपने इम्प्लीमेंटेशन को शुरू कर देंगे इस प्लानिंग के। अब यहाँ पर फिर हम कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे इस काम का जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पस, वो क्या था। तो मैं इसे वाइप करके फिर 1 2 3 करके उसे लिख दूंगा, अगर आप चाहें तो उसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, देन फर्स्ट आप ए लिख लीजिए अपने कॉपी में और लिखिए ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब पर्पस। सबसे पहला पर्पस था नंबर वन पर्पस इज दैट टू कंस्ट्रक्ट एंड कमीशन अ रिसर्च कम सप्लाई वेसल, टू कंस्ट्रक्ट एंड कमीशन a रिसर्च कम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉजिस्टिक्स नीड एंड ऑल्सो आवर रिसर्च नीड, साइंटिफिक नीड पूरा करना था। तो यहाँ पर हमें कमीशन एक वर्ड आया है। कमीशन में मतलब होता है हम उसे पूरी तरह से प्रिपेयर कर दें। जैसे कि हम लोग VVM के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उसी तरह से कमीशन, हम लोग अपने आप को कमीशन कर रहे हैं, तो उसी को हम
कमीशन कहते हैं। अ रिसर्च कम सप्लाई वेसल, विच मीन्स अ वेसल दैट कैन कंडक्ट रिसर्च एज वेल एज supply things essential needs. Okay, then for the Antarctic, Arctic and Southern Ocean. यहां पर कॉमा दे दीजिए क्योंकि एक टर्म और है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन ऑपरेशंस। ओके, यहां पर मैंने क्या लिखा है, टू कंस्ट्रक्ट एंड कमीशन अ रिसर्च कम सप्लाई वेसल। यहां तक आप सब समझ रहे होंगे। फॉर, यहां पर हम एक अंटार्कटिक एज वेल एज आर्कटिक, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में जो भी रिसर्च होंगे उनके लिए हमने ये बनाया है। यानी कि हम सीधे कह सकते हैं पोलर रिसर्च वेसल। यहां पर अब साउदर्न ओशियन भी है, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में जो भी ओशियंस हैं, सी बॉडीज हैं, उनके लिए भी, और तो और इंडियन ओशियन के ऑपरेशंस के लिए भी। अब सेकेंड टॉपिक हमारा है टू इक्विप द वेसल। Equip the vessel with very modern scientific equipments. Okay, to undertake front ranking oceanographic research. तो यहां पर क्या है, जो भी वेसल हम तैयार करेंगे, रिसर्च वेसल, जो भी नाव होगी हमारी, जिसमें लैब हमें लगाना होगा और भी सारे इक्विपमेंट्स जो हमें फर्दर हेल्प करेंगे, तो उन सभी के बारे में यहाँ पर है कि हमें इक्विपमेंट डालना होंगे। उसमें वेरी मॉडर्न इक्विपमेंट्स, अत्याधुनिक साइंटिफिक इक्विपमेंट्स टू अंडरटेक, और जो भी जिससे हमारा काम जो है बहुत ही इफिशियंटली हो सके। इफिशियंटली कहने का मतलब है जो भी ओशियनोग्राफिक रिसर्च का आउटपुट आए वो हमारे इंडिया को, हमारे रिसर्च को फ्रंट रैंकिंग में रखे इन द होल वर्ल्ड। ओके, ये हमने देख लिया। अब थर्ड टॉपिक हम यहां पर देखने वाले हैं। थर्ड टॉपिक, आई एम सॉरी, देयर आर ओनली 2 ऑब्जेक्टिव्स and now we will discuss about what are the participating institutions in this work. So I am wiping it down. यहाँ पर अब बी नंबर में हम डिस्कस करेंगे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस का मतलब है जो भी इस रिसर्च वर्क में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस के तौर पर यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर कोई लैबोरेटरीज हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये सभी जो भी बॉडीज़ हैं, वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो कौन यहाँ पर मेन रोल निभाएगा? NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, जिसका हेडक्वार्टर है गोवा। अब सी नंबर टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सी नंबर टॉपिक होगा इंप्लीमेंटेशन प्लान। इंप्लीमेंटेशन प्लान, इसमें हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर 6 टॉपिक्स हैं, तो ये थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन दिस इज द लास्ट बिग टॉपिक, सो बी रेडी।
finalizations of design specifications, finalizations of finalization of the design specification। यहाँ पर हम अपने रिसर्च वेसल को डिज़ाइन करेंगे। स्पेसिफिकेशंस including the onboard laboratory instrumentation and infrastructure। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर इक्विपमेंट से लेकर के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने वाले हैं, फैसिलिटीज़ होने वाली हैं उस रिसर्च वेसल की, वो समय हमें उसके डिज़ाइन को हमें देखना होगा और फाइनलाइज करना होगा कि जैसे कि बहुत सारे डिज़ाइंस हमारे पास आएंगे ऑप्शंस, लेकिन उसमें से हमें चूज़ करके एक फाइनल ऑप्शन तैयार करना होगा। जैसे किसी भी सिचुएशन में हमारे पास बहुत सारे डिसीजंस लेने के ऑप्शन होते हैं, लेकिन जो हम लेते हैं वो सही डिसीजन होना चाहिए, वो एक ऑप्शन, उसे हम फाइनलाइज करते हैं। यहाँ पर भी वही करना है कि बेस्ट डिज़ाइन उसको मिल सके हमारे रिसर्च वेसल को। अब सेकेंड नंबर टॉपिक इज दैट आई हैव टू वाइप इट डाउन। Now we will discuss about our second number topic. Second number topic is floating of a global tender. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो वी शुड अंडरस्टैंड इट वेल। और अगर ये सेशन थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा हो तो डोंट माइंड, बिकॉज दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड वी हैव टू प्रिपेयर एज मच एज पॉसिबल इन ईच वीडियो। सो डोंट माइंड इफ दिस वीडियो इज टू लॉन्ग। फ्लोटिंग ऑफ अ ग्लोबल टेंडर। ग्लोबल टेंडर, यहाँ पर टेंडर कहने का मतलब ये है, जैसे आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा या फिर आईपीएल के ऑक्शंस होते हैं, तो वहाँ पर टीम के प्लेयर्स खरीदे जाते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट खरीदे जाते हैं, और गवर्नमेंट जो है या फिर कोई भी जो बॉडी है वो ग्लोबल टेंडर करवा रही है, वो एक डेडलाइन देगी कि इस डेडलाइन तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब तक उसका ख्याल आप रखेंगे। जैसे मेरे पास एक एयरपोर्ट है, मैंने वो आपको दे दिया ग्लोबल टेंडर के तौर पर, और मैंने इसको कहा आपको इसे रिपेयर करना है और आप इसे रख सकते हैं फॉर 2 years। सो यू विल बी रिपेयरिंग दैट, नॉट मी, बट आफ्टर 2 years आई विल रिसीविंग द एयरपोर्ट, द बेस्ट वर्जन ऑफ माई एयरपोर्ट as never before. So I am saying that invitation to bids, ग्लोबल टेंडर का मतलब हम समझ गए हैं, तो ब्रैकेट में उसका मीनिंग लिखने का कोई मीनिंग यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए टॉपिक छोटा करना ही बेहतर होगा। फॉर द कंस्ट्रक्शन और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है जो एनसीपीओआर लोगों को देने वाली है, जो भी रिच पीपल हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, या फिर जिन्हें भी वो सेलेक्ट करे अपने हिसाब से, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो पोलर रिसर्च वेसल्स को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पर ये हुआ कंस्ट्रक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द शिपयार्ड। कंस्ट्रक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन of the shipyard, दो टर्म आता है, शिपयार्ड या फिर डॉकयार्ड। इन दोनों का मतलब मुझे लगता है आपको जान लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो शिपयार्ड वो होता है जहां पर हम अपने शिप्स को, शिप्स मतलब नॉट द भेड़, आई एम टॉकिंग अबाउट SHIP, ओके। तो जस्ट किडिंग, that where we repair our ships or build, okay, that is called shipyard। तो जो साइट होने वाला है हमारा, जहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे अपने पोलर रिसर्च वेसल की,
तो वो हमारा शिप यार्ड होगा। और जब स्मॉल शिप्स को हम एक जगह कलेक्ट करते हैं तो वो डॉक यार्ड होता है। लेकिन एक शार्प लाइन डिफरेंस हम नहीं कह सकते शिप यार्ड और डॉक यार्ड के बीच में, बिकॉज दे आर सिमिलर इन मेनी वेज। तो यहां पर ये हो गया ये हमारा। उसके बाद तीसरा नंबर टॉपिक है फाइनलाइजेशन ऑफ द एग्रीमेंट with the identified यार्ड। जैसा कि इसमें सेकंड नंबर में हमें देखा कि एक यार्ड को हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर हमारा कंस्ट्रक्शन कैरी ऑन होगा। तो यहां पर हमें फाइनलाइजेशन द एग्रीमेंट विद द आइडेंटिफाइड यार्ड, तो हमें उस साइट के, उस लोकेशन के कुछ अथॉरिटीज जरूर होंगे, तो उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। तो ये थर्ड नंबर टॉपिक हमें वही बताता है। और फोर्थ नंबर यहां पर हम डिस्कस करेंगे इनिशिएशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। इनिशिएशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोलर रिसर्च वेसल। तो हमारा जो पोलर रिसर्च वेसल है उसके कंस्ट्रक्शन को हमें स्टार्ट करना है कब? 2012 से 13 तक में ये काम जो है स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब पांचवा नंबर जो है वो है कंस्ट्रक्शन एंड सी ट्रायल्स। और एक बात आपको बता दूं कि एंटार्क्टिका जाने में बाय सी हमें अप्रॉक्स 30 डेज लगते हैं, मतलब अप्रॉक्स 1 मंथ। तो यहाँ पर इतने बड़े सफ़र में जाने से पहले हम अपनी बाइक का चेकअप कर लेते हैं 35 किलोमीटर जाने से पहले। तो यहाँ पर इतने बड़े डिस्टेंस को कवर करने से पहले हम अपने रिसर्च वेसल की चेकअप नहीं करेंगे। तो ये पांचवा नंबर जो है वो यही बता रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन हो गया अब उसे हम ओशियन में, सीज में ट्राई करेंगे कि वो कैसा काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं और अपने साइंटिस्ट्स को और भी टेक्नीशियंस को और सपोर्टिंग टीम को एंटार्क्टिका भेज पाए। कंस्ट्रक्शन एंड सी ट्रायल्स, ओके। एंड हियर आवर लास्ट टॉपिक इज कमिशनिंग. I should wipe it down because the sixth topic if I write here that will be too much down. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में या फिर कुछ भी करने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। Okay, now we will talk about sixth number. Sixth number is saying that commissioning ऑफ द वेसल। कमीशन करना, प्रिपेयर करना मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जैसे प्लानिंग, शेड्यूलिंग, टेस्टिंग, एडजस्टिंग, वेरीफाइंग, ये सभी जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, जैसे हमें वेरीफाई करना है, उसको टेस्ट करना है, ये सब जो प्रोसेस होता है उसे हम कमीशनिंग कहते हैं। तो इसका मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे जो कंस्ट्रक्टेड रिसर्च वेसल है उसे हमें कमीशनिंग करना है। कमीशनिंग ऑफ research vessel which will be done around 2015 to 16. As these are like current affairs, you should memorize it, and by this interesting video you are already understanding the various aspects of this video. तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे डी नंबर, जो कि है डिलीवरेबल्स। अब ये सब करने के बाद जैसे आपने कोई भी डिसीजन लिया और उसे आपने कैरी आउट किया, तो उसके बाद आपको अंत में एक रिजल्ट मिलेगा जो आपके डिसीजन को सही या फिर गलत साबित करता है। एम आई राइट? यस। तो यहाँ पर ये सब करने के बाद जो डिलीवरेबल्स होंगे, वो हमारे जो प्रॉफिट्स होंगे, जो हमारे यूनिक होंगे काम, रिजल्ट, वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ओनली 3 टॉपिक्स है। उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। पहला टॉपिक है, सो फार द एक्सपेडिशंस हैव बीन लॉन्च्ड
So far, the expeditions have been launched यूजिंग कार्गो वेसल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार्गो वेसल्स का ही यूज़ किया जाता था, कार्गो वेसल्स with the result that no significant research and experiment, यहाँ पर हुआ experiment could be launched sorry for the noise guys, but we have to do in this noise, otherwise I will took a silence period and then make the video. So far the expeditions have been launched using cargo vessels. तो हमारे पास जो भी कार्गो वेसल्स का यूज़ जब हम करते थे तो जो साइंटिफिक रिसर्चेज हम कैरी ऑन करते थे वो मतलब मेनली बेस्ट वर्जन नहीं होती थी, हम अपने फुल एबिलिटी पर काम नहीं कर पाते थे। तो अपना रिसर्च वेसल होने के कारण हमने ये भी जाना। अब यहाँ पर सेकंड नंबर होगा हमारा ओनिंग आवर ओन आइस ब्रेकर वेसल, ओनिंग आवर ओन आइस ब्रेकर वेसल। ओके, तो owning our own icebreaker vessel will reduce India's dependence on foreign vessels, I am writing it here, foreign vessels। तो इसका मतलब जो है, जो भी हमें रशिया या फिर अदर फॉरेन कंट्रीज जो रिसर्च वेसल हमें देती थी उन पर हमारा डिपेंडेंस जो है लगभग बहुत ही कम हो जाएगा। हमारा अपना आइस ब्रेकर वेसल, आइस ब्रेकर मतलब अंटार्कटिका इज होल आइस एंड द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, सो वहाँ पर बहुत आइस होते हैं, तो हमें उस आइस को तोड़ने वाला भी वेसल चाहिए। तो इसका एक प्रॉपर्टी ये भी है, तो हमारा डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाएगा, जो कि आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री की योजना है उसे हम कैरी ऑन कर पाएंगे। अब यहाँ पर ई नंबर एंड द लास्ट वन, सॉरी, द थर्ड टॉपिक इज हेयर। The third topic is the last. Yes, जैसा कि ये एक सप्लाई शिप है एसेंशियल्स, वहाँ पे हमारे 2 रिसर्च स्टेशन हैं अभी, वो है भारती एंड मैत्री। तो ये दोनों जो रिसर्च स्टेशन हैं हमारे, वहाँ पर जो भी सप्लाई चाहिए किसी भी चीज़ का, फूड का, जो भी वो कमोडिटीज़ हैं सच एज मेडिसिन्स, फ्यूल एंड फूड, ये सब जो भी इक्विपमेंट्स है, स्नो व्हीकल्स लाइक दिस, मेडिसिन्स, फूड, फ्यूल एंड द अदर वंस आर स्नो व्हीकल्स। Okay, snow vehicles, scientific equipment, तो ये सब जो है वो ये रिसर्च वेसल फुलफिल कर पाएगा, प्रदान कर पाएगा और पहुंचा पाएगा, जिससे हम ओशनोग्राफिक रिसर्च में बहुत ही हमें हेल्प होगी। और एट लास्ट मैं आपको बता दूं, इतने सारे काम करने के जो हमारे बजट है वो लगभग 797 करोड़ का बजट है। That's a huge amount, and the guys who are here till now, I am very thankful to you for listening me. And now this video has end, and in other video I will take out the phase 2
which will talk about construction of the third research base and the third research station in Antarctica. That is a very main topic. So चलिए गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं. सो गाइस, बाय.